हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एग्जामपुर के विवेक सर ने जो संजीवनी बैच लॉन्च की है उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें देखने को मिल रहा है। और आप लोगों की डिमांड थी कि मतलब कि इस पर और भी वीडियो लाया जाए, जैसे कि हर एक टॉपिक वाइज वीडियो, हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज वीडियो डेली लाया जाए। तो उसी डिमांड पर हम काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम उस पर काम कर रही है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो संजीवनी बैच लॉन्च की है उसका हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं, उस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। एक कह सकते हैं कि एग्जामपुर के विवेक सर ने बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए दिया है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक यूपीएसआई, ठीक है, 2025 भर्ती के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड और सब्जेक्ट वाइज यानी टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही कम फीस में और बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार किया गया है। तो जिन भाइयों के पास अभी ये मतलब बुक नहीं है वो हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। हमारे यहाँ बुक का पूरा सॉल्यूशन करवाया जाएगा, तो आप लोग टेंशन न लीजिए। अगर जिसको पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी फ़िलहाल तो हम पीडीएफ नहीं दे सकते हैं क्योंकि टेलीग्राम में कुछ प्रॉब्लम है। अभी हमारे पास हमारा टेलीग्राम जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है किसी कारणवश, तो उस पर स्ट्राइक आ गया है, ठीक है। तो वहाँ से हम आपको पीडीएफ तो नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे तो आप व्हाट्सअप नंबर कमेंट कर दीजिएगा, हम वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। हम बात करने वाले हैं, हमारा पहला चैप्टर हो चुका था, अब दूसरे चैप्टर की बात करेंगे जिसमें दिया गया है क्या, संविधान की उद्देशिका भाग और नागरिकता और अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ, ठीक है। इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लगभग 50 प्लस क्वेश्चंस होने वाले हैं, मानकर चलिए कि 60 या 70 प्लस क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे वह सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन सब टॉपिकों से। इस मतलब टॉपिक वाइज करने का एक फ़ायदा ये होता है कि हमें हर एक टॉपिक का मतलब कि हर एक चैप्टर का बेस क्लियर हो जाता है, वहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर या फिर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हमें एक ही चैप्टर क्लास में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव। तो हमको बताना है कि विशेषाधिकार का अभाव का किस शब्द से हमें तात्पर्य होता है। तो आप कहेंगे कि समानता से यह प्रतीत होता है कि यहाँ पर विशेषाधिकार का अभाव है, ठीक है। समानता का मतलब सभी को एक समान रूप से देखा गया है, तो वहाँ पर विशेष किसी को नहीं बनाया गया है, तो यहाँ पर विशेषाधिकार का अभाव आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में दिया गया है भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में आप सभी को पता होगा कि अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, ठीक है। अब ये किस सन में हुआ था ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार खालिस्तान से प्राप्त करता है। मतलब कि बताना है कि भारतीय संविधान अपना अधिकार प्रस्तावना के अनुसार कहाँ से प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये प्राप्त करता है भारत की जनता से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, पीपुल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि उद्देशिका को खालिस्तान के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। मतलब कि बताना है कि किसके मामले में इसको संविधान का हिस्सा माना गया था उद्देशिका को, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो कह रहा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उसको उद्देशिका को जो है संविधान का हिस्सा माना गया था, ठीक है। किसमें कहा गया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श खालिस्तान से लिया गया है। मतलब कहाँ से लिया गया है हमको ये बताना है। तो ये लिया गया आपका रूसी क्रांति से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, रूसी क्रांति, ठीक है। यानी भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए सामाजिक न्याय हो गया आपका, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श जो है रूसी क्रांति से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रथम संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था। तो प्रथम संशोधन के माध्यम से हमारे जो है भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था। आपको पता होना चाहिए कि ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब ये 9वीं अनुसूची को हमने किससे जोड़ा था, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम से, ठीक है। ये किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम संशोधन की बात करें कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 1951 में हुआ था। इसके द्वारा भूमि सुधार को जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी
कहा था? उद्देशिका को किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने भारतीय संविधान की कुंजी कहा है, हमको ये बताना है। तो ये कहे थे सर अर्नेस्ट बारकर ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, अर्नेस्ट बारकर। एक मिनट, सर अर्नेस्ट बारकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम का नाम बताइए। तो हमको जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम का नाम बताना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो कह रहा है 42वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 को ही हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन, एक मिनट, परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष अखंडता, प्रभुत्व धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, या सामाजिक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, या समाजवादी लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो आपको पता होना चाहिए कि 9वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो कह रहा है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, ये 3 शब्द सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगर हम अपने अगले प्रश्न की बात करें तो दिया गया है क्या कि निम्नलिखित में से किसे विधि शासन यानी कानून का शासन की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, किसने यानी विधि शासन की अवधारणा को प्रतिपादित किया था, हमको ये बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है एवी डाइसी, इन्होंने ही विधि के शासन को प्रतिपादित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि 301, अनुच्छेद 301 जो है व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम अपने अगले प्रश्न की बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं? हमको बताना है कि कौन प्रदान करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 82 और 170, ये इसका सही जवाब होगा। ठीक, अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 जो है भारत के संविधान के अनुच्छेदों में वे अनुच्छेद हैं जो प्रत्येक राज्य के पुनर्समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? हमको बताना है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान किसमें है, तो आप कहेंगे भाग 2 में। ठीक, भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति संबंध वित्तीय वर्ष, फिर खाली स्थान दिया गया है, दिनों या उससे अधिक दिनों के लिए भारत में रहता है तो उसे एक निवासी माना जाएगा। मतलब कि कितने दिनों के लिए? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 182 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा 182 दिन। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति संबंध वित्तीय वर्ष में 182 दिनों या उससे अधिक दिनों के लिए भारत में रहता है या रहती है तो उसे एक निवासी माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में दिया गया है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्य यानी भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है? ठीक, तो ये जो है दर्शाता है आपका अनुच्छेद 25। इसी क्रम में अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में की थी? तो ये किस वर्ष में किए थे? आप सभी को पता होना चाहिए कि 1955 में। ठीक है, 1955 में बीजी खेर में की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? तो आप सभी को पता होगा कि प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? के.एम. मुंशी ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा के.एम. मुंशी। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में इन्होंने यानी के.एम. मुंशी ने वर्णित किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हमको बताना है कि कितनी भाषाएं हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 22 भाषाएं हैं। ठीक है, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। उसके बाद उसमें आपका 8 भाषाएं और ऐड हुआ था। ठीक है, जैसे सिंधी हो गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और उसके बाद हो गया आपका बोडो, डोंगरी, संथाली। ठीक है, ये सब भाषाएं ऐड हुई थी। तो किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुई थी, ये आपको विस्तार से जानना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। हमको बताना है कि किस मामले में माना था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ये माने थे आपके वेरुवाड़ी संघ मामले में, ठीक है। ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी वेरुवाड़ी संघ मामले में संविधान का उद्देशिका को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था, न्यायालय ने नहीं माना था, ठीक है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम भारत संघ में उसको उद्देशिका को संविधान का हिस्सा माना गया था। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो 1953 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये फजल अली, ठीक है। फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि फजल अली जो है उसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में कितने भारतीय राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं, ठीक है। हमको बताना है कि वर्तमान में कितने भारतीय राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं। तो आप कहेंगे कि 10, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द पदों को किसके माध्यम से जोड़ा गया था। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यह किसके माध्यम से जोड़ा गया था। चलिए बताइए कि यह किसके माध्यम से जोड़ा गया था। तो आप कहेंगे कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। हमको बताना है कि इनमें से कौन सी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। तो ये तुलु भाषा जो है 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है, बाकी बंगाली, उड़िया और कोंकणी ये सब हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 26 नवंबर 1946 में गृहीत भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, ठीक है। हमको बताना है कि इनमें से जो शब्द दिए गए हैं जैसे बंधुता, न्याय, गणराज्य और अखंडता, इनमें से कौन सा शब्द जो है 26 नवंबर 1946 को जब भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है उसको बताना है, ठीक है। तो ये है आपका, आप बता दीजिए कि ऑप्शन नंबर डी, अखंडता शब्द को बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, ठीक है। तो ये उस समय का हिस्सा नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। हमको बताना है कि कौन सी विशेषता भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। तो संघवाद जो है, ठीक है, संघवाद जो है यानी फेडरलिज्म जो है भारतीय संविधान का हिस्सा में प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मूल शब्द का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया गया है कि भारत में एक राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख होता है, ठीक। तो ये है आपका गणराज्य। ऑप्शन नंबर डी जो है गणराज्य शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह दर्शाता है कि राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो निर्वाचित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। हमको बताना है कि कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। तो ये है आपका साम्यवादी, ठीक है। गणतंत्र लोकतांत्रिक संप्रभु है, लेकिन साम्यवादी शब्द जो है इसकी प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही अनुरोध करेंगे कि प्यारे साथियों, जो भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के प्रति या फिर अपने लिए, आप कह सकते हैं कि जो भी भाई बहन के पास ये बुक नहीं है उसके लिए हम PDF के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, हमारा मतलब कंटेंट पसंद आ रहा है या विवेक सर का कंटेंट पसंद आ रहा है, तो उन्हीं के नाते आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। जिन भाई बहन के पास पैसा नहीं है वो आप हमसे जुड़कर यहाँ से आप पूरे कंटेंट को पढ़ सकते हैं। हम पूरे सेट को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कराएंगे और आप लोगों से बस इतना ही उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। जो भी डाउट्स रह जा रहे हैं, फिलहाल अब सुबह की वीडियो की बात करें तो सुबह की वीडियो में एक प्रॉब्लम हो गई थी कि हमारा माइक जो है ख़राब हो गया था, ठीक है, और हमें मालूम नहीं था। हमने वीडियो को शूट किया, उसके बाद हम अपलोड कर दिए, तो इससे हमें ये प्रॉब्लम देखने को फेस करने को मिली है हमारे भाइयों को कि उनको ये प्रॉब्लम हो रही थी कि थोड़ा सा वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। उसके लिए हम बहुत ही क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोगों के बार बार कमेंट आ रहे थे, हम उसके लिए बहुत ही हमें मतलब कि खेद है कि हम सही वीडियो नहीं दे पाए, मतलब वॉइस सही नहीं दे पाए, बाकी सब सही था, ठीक है। तो आपको अब वो प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी, हम सब कुछ सही कर दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उल्लिखित नहीं है। हमको बताना है कि कौन सा शब्द भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका महासंघ। धर्मनिरपेक्ष समता है, संघ है, लेकिन महासंघ शब्द जो है उल्लिखित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और न ही उपनिवेश है, बल्कि यह स्वतंत्र राष्ट्र है। ठीक है, हमको बताना है कि यह कौन सा शब्द जो दर्शाता है, तो आप कहेंगे प्रभुत्व संपन्न, यानी संप्रभु शब्द यह दर्शाता है कि भारत न तो किसी राष्ट्र के अधीन है और न ही उपनिवेश है, बल्कि वह स्वतंत्र राष्ट्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल नहीं है। हमको बताना है कि कौन सा राज्य जो है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल नहीं है, तो ये है आपका नागालैंड। ठीक है, नागालैंड राज्य जो है भारतीय संविधान की छठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को मान्यता नहीं दी गई है। तो आपको पता होना चाहिए संथाली, मैथिली, डोंगरी को दी गई है, लेकिन सिंधी को दी गई है, लेकिन कोडागू इसको मान्यता नहीं दी गई। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया। हमको बताना है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, तो आप कहेंगे कि 1976 में। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा 1976 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान शामिल है। ठीक, हमको बताना है कि किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान शामिल है, तो आप कहेंगे नागालैंड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान शामिल है अनुच्छेद 371A में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है, तो ये है आपका वन। ठीक है, वन जो है वन हो गया आपका, शिक्षा हो गया। ठीक है, ये सब जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल है। कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल है, तो आप कहेंगे कि परमाणु ऊर्जा। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एटॉमिक एनर्जी जो है संघ सूची के अंतर्गत शामिल है। बंदी गृह, कृषि और विवाह और तलाक ये सब नहीं शामिल है, लेकिन परमाणु ऊर्जा जो है संघ सूची के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता। तो हमको बताना है कि कौन सा राज्य जो छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता, तो ये है आपका मणिपुर। ठीक है, मणिपुर जो है छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। कौन सा जो है भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, तो ये है आपका पार्ट 8 यानी भाग 8। ठीक है, ये जो है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस निर्णय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, ये आपका कहे थे बेरूवाड़ी संघ मामले में 1960 में। ठीक है, उद्देशिका को न्यायालय ने जो है बेरूवाड़ी संघ मामला 1960 में संविधान का हिस्सा नहीं माना था, लेकिन केशवानंद भारतीय मामले में उन्होंने इसको जैसे उद्देशिका को संविधान का हिस्सा माना। ठीक है, केशवानंद भारतीय मामला 1973 जो था इसमें माना गया था, लेकिन बेरूवाड़ी संघ मामला 1960 में नहीं माना गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में ... के तहत कृषि भूमि के हस्तांतरण और संक्रमण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये किया गया है सूची 2 की प्रविष्टि 18 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सूची 2 की प्रविष्टि 18 में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची 2 की प्रविष्टि 18 के तहत कृषि भूमि के हस्तांतरण और संक्रमण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है के.एम. मुंशी द्वारा निम्नलिखित में से किसे हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में परिभाषित किया गया था। ठीक है, तो ये किया गया था आपका उद्देशिका को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उद्देशिका को के.एम. मुंशी द्वारा हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में परिभाषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या कोई कर संग्रह नहीं किया जाएगा। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 265 में। ठीक है, अनुच्छेद 265 में के तहत कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या कोई कर संग्रह नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के तहत ... में संपत्ति का अधिग्रहण और अधिग्रहण प्रदान किया गया है। ठीक है, तो हमको बताना है कि क्या प्रदान किया गया है। सूची 3 का मद 42। ठीक है, इसमें देखिए ऐसे होगा, भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के तहत सूची 2 यानी सूची 3 के तहत का मद 42 में संपत्ति का अभिग्रहण और अधिग्रहण प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है भाग 3। ठीक है, एक मिनट, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के मामले में अपने निवासियों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु कार्य करने के लिए धन की कमी की नगर पालिका की याचिका खारिज कर दी गई। ठीक, हमको बताना है कि किसके मामले में निवासियों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु कार्य करने के लिए धन की कमी की नगर पालिका की याचिकाएं खारिज कर दी गई थी। तो ये कर दी गई थी रतलाम नगर परिषद बनाम श्री वर्धीचंद और अन्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है रतलाम नगर परिषद बनाम श्री वर्धीचंद और अन्य के मामले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। ठीक है, तो हमको बताना है कि कौन सी अनुसूची संबंधित है। तो चौथी अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा चौथी अनुसूची। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो कह रहा है 5वीं अनुसूची उससे संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में हमको बताना है कि कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो ये इसमें जो है राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है, असमिया, तमिल और संथाली ये सब शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। हमको बताना है कि किस भारतीय राज्य में 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। तो ये है आपका गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा गुजरात। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी शब्द पद किस वर्ष में भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा 1976। आगे बढ़ते हैं। एक प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने ... को संविधान का पहचान पत्र कहा है। तो ठीक, तो उद्देशिका को पहचान पत्र कहा है। ठीक है, उद्देशिका को संविधान का पहचान पत्र कहा है किसने। N.A. पालकीवाला ने। किसने कहा था। N.A. पालकीवाला। कभी कभी दे देता है कि उद्देशिका को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा, N.A. पालकीवाला, या फिर कभी कभी देता है कि N.A. पालकीवाला ने किसे संविधान का पहचान पत्र कहा, तो आप कहेंगे उद्देशिका को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य के पास भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत क्षेत्र हैं। तो ये है आपके गुजरात राज्य के पास। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा गुजरात राज्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है। तो न्याय की अवधारणा को जो है रूसी क्रांति से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा रूसी क्रांति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है। तो नए राज्यों का गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो आप कहेंगे अनुच्छेद 3। ठीक है, आर्टिकल 3। और दूसरे आर्टिकल में कहा गया कि मतलब उसके अधीन कर सकता है, लेकिन नए राज्य बनाने की बात अनुच्छेद 3 में कही गई है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं थी। मतलब कौन सी भाषा इसमें शामिल थी। तो आप कहेंगे कि कश्मीरी भाषा जो है शामिल थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों एवं कार्यों के आवंटन से संबंधित सूची दी है। तो ये प्रश्न नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी होगा 7वीं अनुसूची। ठीक है, 7वीं अनुसूची इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है। हमको बताना है कि किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी पुदुचेरी इसका सही जवाब होगा। पुदुचेरी में जो है संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इनमें से कौन सी विधि ऐसी नहीं है जिसके द्वारा भारत का नागरिक अपनी भारतीय नागरिकता खो सकता है? इनमें से कौन सी विधि ऐसी नहीं है जिसके द्वारा भारत का नागरिक अपनी भारतीय नागरिकता खो सकता है? तो 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यानी नागरिकरण के दौरान। ठीक है, ये ऐसी विधि नहीं है कि इसके द्वारा भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है। परित्याग, पुनर्वास और वचना के द्वारा खो सकता है, लेकिन नागरिकरण के द्वारा नहीं खो सकता। आगे बढ़ते हैं। राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? ठीक है, तो ये उल्लिखित है आपकी पहली अनुसूची में। ठीक है, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सूची भारत की पहली अनुसूची में उल्लिखित की गई है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेखित किया गया है? ठीक है, तो ये उल्लेखित किया गया है 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान का भारत संविधान में अनुसूचित में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती 10वीं अनुसूची संविधान में किस वर्ष जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी आपकी 1985 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, 1985 में। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का प्रावधान भारत के संविधान की ... अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है आपका 4थी अनुसूची में। ठीक है, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 4थी अनुसूची। आगे बढ़ते हैं। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है? तो हमको बताना है कि इनमें से किसका सही मेल नहीं है। तो जो डी ऑप्शन दिया गया है 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की बात कही गई है, तो ये इसका बिल्कुल गलत जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की ... अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो किस अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है? तो आप कहेंगे कि 3री अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, 3री अनुसूची में शपथ की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है? तो आपको बताना है कि कौन सा हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो भाग 7, ठीक है, निश्चित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है? तो आप जानिए कि नागरिक की युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क बनाकर, और 1 मिनट, इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे नागरिक के संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो, और नागरिक के युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संबंध बनाकर। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा त्यागी जा सकती है। तो आप कहेंगे ए और बी दोनों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ए और बी दोनों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को भारत की एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के ... के तहत अधीन है। ठीक है, तो ये है आपका अनुच्छेद 5 से 11 के तहत नागरिकता का प्रावधान इसी में दिया गया है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदली के आधार पर पात्रता रद्द कराने का प्रावधान है? तो दल बदल संबंधी कानून किसमें है? 10वीं अनुसूची में 1985 में जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? तो हमको बताना है कि किस वर्ष जोड़ा गया था। तो इसमें दिया गया है वर्ष 1992 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? कौन सा राज्य उल्लेखित नहीं है? तो ये है आपका नागालैंड। 2 बार क्वेश्चन हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये जो नागालैंड है वो 6ठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अधीन है। तो किसके अधीन है हमको ये बताना है। ठीक, 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी 5 से 11 तक, मतलब कि कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान पार्टिकल 5 से 11 तक में दिया गया है, और भाग 2 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदली के आधार पर पात्रता रद्द कराने का प्रावधान है? तो ये है आपका 10वीं अनुसूची में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था वर्ष 1992 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो ये दोबारा क्वेश्चन रिपीटेड है। नागालैंड राज्य जो है उल्लिखित नहीं है 6ठी अनुसूची में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कर रहा है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के कुछ विशेष अंतर क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतर क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है। तो ये है आपकी पहली अनुसूची में, ठीक है। इस पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के कुछ विशेष अंतर क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतर क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है। तो ये है आपकी पहली अनुसूची में, ठीक है। पहली अनुसूची का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में व्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है। तो ये दिया गया है समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और समतावाद को, ठीक है। प्यारे साथियों, हमने आज टोटल 71 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, 71 प्लस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, ठीक है। 71 क्वेश्चन मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने का कोशिश किया है, मतलब कि एक पीडीएफ दूसरी क्लास को जो थी जिसमें भाग के अनुच्छेद थे और अनुसूचियों के बारे में वो वर्णन था, इन सब से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने सब इस वीडियो में डाल दिए। कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के विवेक सर ने डाल दिए थे पीडीएफ में, हम लोग तो बस उसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिए कीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।